प्रॉपर्टी अंडर लीज एग्रीमेंट। लीज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, लीज एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट और एक होता है ऑपरेटिंग लीज का एग्रीमेंट। ठीक है, एक तो है हमारे पास फाइनेंस लीज, ठीक है, और एक हमारे पास है ऑपरेटिंग लीज। क्या होता है ऑपरेटिंग लीज? देखिएगा, फाइनेंस लीज में क्या होता है, जो लेसर है वो अपनी असेट लेसी को देता है अलोंग विथ ऑल रिस्क एंड रिवार्ड। फाइनेंस लीज पर जब भी कोई असेट लेसर लेसी को देता है तो वो उस असेट के साथ साथ उसके सभी रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब फाइनेंस लीज में जो लेसी होता है वो उसका ओनर माना जाता है, ओनर। बहुत ध्यान से समझना, फाइनेंस लीज का जो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें लेसर अगर कोई असेट लेसी को देता है तो वो असेट के साथ साथ उसे क्या देता है, सारे राइट्स भी देता है, रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर करता है। तो अकॉर्डिंगली जो लेसी है वो उसका ओनर माना जाता है। अब अकॉर्डिंगली लेसी जब इसकी अकाउंटिंग करेगा तो कैसे करेगा, अगर लेसी इस असेट को अपने यूज करने के लिए लेता है, अगर लेसी इसे यूज करने के लिए लेता है तो वो इमीडिएटली इसकी अकाउंटिंग इंड एएस 16 के अकॉर्डिंग कर देगा। अगर आपने उसे बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से लिया है, आपका काम ही यही है, तो आप उसके ऊपर इंड एएस 2 की अकाउंटिंग लगा देंगे। और अगर आपने फॉर अर्निंग इनकम लिया है, फॉर अर्निंग इनकम, तो आपको इंड एएस 40 लगाना पड़ेगा। यानी लीज एग्रीमेंट में अगर फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट है तो लेसी इसकी अकाउंटिंग करेगा। तो आपको यह देखना है कि लेसी के द्वारा उसको किस पर्पस से काम लिया जा रहा है, और उस अकॉर्डिंग अगर लेसी उस प्रॉपर्टी का यूज करके रेंटल इनकम ये अर्न कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपको इंड एएस 40 लेसी के लिए लगाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, लेसर जो है वो लेसी को असेट प्रोवाइड करता है फॉर यूज ऑन रेंट बेसिस। तो इस तरह की प्रॉपर्टी लीज में ओनर लेसर को माना जाता है, और चूंकि ओनर ने किराए पर दिया है तो इसका मतलब इसने रेंटल इनकम कमाई है, तो इमीडिएटली ये अपने पास इंड एएस 40 लगा देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर लीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है
तो फाइनेंस लीज में तो लेसी ओनर बनता है, इसलिए वो इंड एस की एप्लीकेबिलिटी देखेगा। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में लेसर ही उसका ओनर रहता है और वो उस असेट को किराए पर लेसी को देता है। तो जो लेसर ओनर है उसने अगर असेट को किराए पर दिया है तो वो इंड एस 40 को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। लिख लें यहां तक। इंडिया 40 डालोगे कि यूट्यूब पे आप पूरा? डल रहा है से तो देख लूंगा, डाल दूंगा। लिख लिया यहां पर। यस सर। लिखो एक नोट, अंडर फाइनेंस लीज under finance lease lessee will recognize investment property सर ये उसकी बुक्स में अकाउंटिंग चल रही है ना, जिसने मतलब एक बार के लिए ली है प्रॉपर्टी। हाँ जी, जो इनकम अर्न कर रहा है। तो फाइनेंस लीज में चूंकि लेसी ओनर होता है तो उसका यूज देखेंगे, ओके सर। और ऑपरेटिंग लीज में लेसर ओनर होता है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के जो एग्रीमेंट होते हैं वो प्योरली रेंटल एग्रीमेंट होते हैं, तो उसमें लेसर ही पूरी अकाउंटिंग इंड एस 40 के थ्रू करेगा। ओके सर। अब अगर फाइनेंस लीज में लेसी को हम ओनर मान रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करता है लोअर ऑफ इनिशियल फेयर वैल्यू, या तो उस असेट की जो फेयर वैल्यू है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लेसी व्यू पॉइंट। लीजिए ये रिकॉग्निशन एक अलग तरीके से हो जाएगा। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फाइनेंस लीज का ट्रांजैक्शन हुआ है तो लेसी उसे रिकॉर्ड करेगा, और लेसी जब उसे रिकॉर्ड करेगा तो लेसी इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उस लोअर वैल्यू पर उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। चलें आगे। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। subsequent recognition, subsequent recognition या हम बोल रहे हैं subsequent cost। अब देखिए आपने इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो
ये कौन है? ये है मिस्टर ए, और इनके पास ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने इनिशियल रिकॉर्ड किया कॉस्ट पर, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। ठीक है, एक बार अब आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब बात ये आती है कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड हो रही हैं अगर इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, तो उन सब्सिक्वेंट कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सब्सिक्वेंट कॉस्ट में दो बातें ली इन्होंने। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ध्यान से सुनना, सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब है आपने इस प्रॉपर्टी को लिया, उसको एक बार उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके ऊपर अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं सब्सिक्वेंटली, तो उन खर्चों की अकाउंटिंग कैसे होगी। सबसे पहला खर्चा तो इन्होंने बोला रिपेयर का खर्चा या डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट। डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट, डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट या रिपेयर। ठीक है, तो इंडेस 40 ने क्या बोला, दीज विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड चार्ज्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। आप लिख सकते हो डे टू डे सर्विस, एक सेकंड रिपीट। हाँ एक सेकेंड, रिपेयर कॉस्ट, थैंक यू सर। रिपेयर कॉस्ट will be treated as expenses and charged from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात तो उसने ये बोल दी कि सब्सिक्वेंट कॉस्ट में अगर हम डे टू डे सर्विसिंग का खर्चा या रिपेयर का खर्चा कर रहे हैं तो उस रिपेयर के खर्चे को इमीडिएटली पी एंड एल में डाल दो। और सेकंड बात उसने बोली रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको उस प्रॉपर्टी में कुछ चीजों को रिप्लेस करना पड़ा टाइम टू टाइम, तो देखिएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर इन्होंने बोला दो बातें हैं, जैसा बचपन में भी पढ़ते आए हैं, अगर ड्यू टू सच एक्सपेंस, ड्यू टू सच एक्सपेंस इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीजेस, इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीजेस, अगर उन रिप्लेसमेंट के खर्चों की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। आपको उस खर्चे को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खर्चा टू मेंटेन प्रॉपर्टी के लिए किया गया है,
यानी उस खर्चे की वजह से केवल आप उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट, carrying amount of part replaced must be derecognized. Must be derecognized. अब देखिएगा, अगर आपने उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया तो पुराना हटाया होगा, तो अगर पुराना हटाया होगा तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नई वैल्यू को पुरानी वैल्यू में एज इट इज ऐड कर दो। व्हाट डज इट मीन, देखो, मान लीजिए ये आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, एक वॉल को रिप्लेस किया है, तो इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट रही होगी, बहुत ध्यान से सुनना, उस कॉस्ट में पक्का पक्का उस वॉल की भी कॉस्ट इंक्लूड रही होगी। अब आपने उस पूरी की पूरी वॉल को ही क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेसमेंट पर मान लो आपका 15,000 का खर्चा आया। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर आपने ये पार्ट रिप्लेस किया तो इस 15,000 को प्रॉपर्टी की वैल्यू में जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दो। लेकिन एक बात बताओ, पुरानी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में उस वॉल की कॉस्ट जुड़ी हुई होगी या नहीं होगी, बोलो। इस प्रॉपर्टी में जो वॉल बनी जुड़ी हुई होगी थी सर। उसकी कॉस्ट भी इसमें जुड़ी हुई थी। अब आपने क्या किया, उस वॉल को रिप्लेस कर दिया इस नई वॉल से, तो इसकी कॉस्ट जोड़ दी। तो इंड एस क्या बोलता है, यहां से माइनस करो कैरिंग अमाउंट, यहां से माइनस करो कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट। बोले तभी अकाउंटिंग सही होगी, वरना जानते हो क्या होगा, आपने जिस पार्ट को रिप्लेस कर दिया वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, और आपने नया भी कॉस्ट जोड़ दी, तो अननेसेसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कर दोगे, आप इंक्रीज कर दोगे। तो ये बोलते हैं कि रिप्लेस्ड पार्ट का मतलब क्या है, कि अगर आपने किसी भी पार्ट को रिप्लेस किया है तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, और साथ ही साथ में जिस पार्ट को रिप्लेस किया है उसके कैरिंग अमाउंट को आप क्या कर दो, वहां से हटा दो। ये आपको देगा कि उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, या उसका डेटा देगा, तो हम उसी तरीके से निकाल पाएंगे। तो ये पॉइंट था आपका किसका, पॉइंट नंबर 10, सब्सिक्वेंट कॉस्ट के ऊपर। सर इंडेस 40 एग्जाम में आया है मतलब एक दो बार जब एक पेपर दो हुआ। बार नहीं, जुड़ाई इस बार से है, तो आएगा कैसे अभी तक, न्यू लिखा था अच्छा मैंने सर टॉपिक के स्टार्टिंग में ही, न्यू मतलब पहली बार जुड़ा है। ओके सर। नेक्स्ट,
हाउ टू मेजर investment property at reporting date, at balance sheet date या ऑब्लिक रिपोर्टिंग डेट। अब देखिए, ईच बैलेंस शीट डेट पर आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होंगी आपको उनको किस तरह से मेजर करना है। शुड बी मेजर्ड एट या एस पर कॉस्ट मॉडल। स्पेसिफाइड इंड एस 16 कॉस्ट मॉडल फॉलो होगा, अंडरलाइन कर लेना। कोई रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा यहां पर। आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बैलेंस शीट डेट पर कॉस्ट मॉडल को फॉलो करके क्या करना है, दिखाना है। अब कॉस्ट मॉडल क्या बोलता है, तो लिखो एज पर कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी investment property will be shown as under कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे दिखाया जाएगा। सबसे पहले लोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस, तो ये आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ये कॉस्ट मॉडल होता है। किसी भी एसेट के कॉस्ट मॉडल का मतलब है आप उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पर दिखाओगे, एडजस्टेड बाय टू थिंग्स, एक तो जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और एक अगर आपका कोई भी इंपेयरमेंट हुआ है तो उसका। Ind AS 40 only requires disclosure of fair value as per Ind AS 113। अब एक समस्या आ गई। Ind AS 113 बोलता है कि जो डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो फेयर वैल्यू पर होने चाहिए, बट इस Ind AS ने क्या कहा, हम फेयर वैल्यू मॉडल तो फॉलो ही नहीं करेंगे, हम तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। तो Ind AS 40 ने एक और रिक्वायरमेंट जोड़ दी कि भैया आप क्या करो कि आप उस प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट पर ही दिखाओ, यानी कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग,
पर आप जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो वहां पर आप उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को भी डिस्क्लोज करोगे, ताकि इंड एएस 113 अप्लाई हो जाए। इंडेस 113 बोलता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को किस पर दिखाना चाहिए, फेयर वैल्यू पर। तो इंडेस 40 ने कहा कि आप इसका डिस्क्लोजर दोगे, अकाउंट्स में मत दिखाओ, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यानी कुल मिलाकर रूल केवल इतना सा बना कि हर बैलेंस शीट डेट पर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल को ही फॉलो करना रहेगा। और कॉस्ट मॉडल का मतलब है आप इस तरह से कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करोगे। आइए सर इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज, 4th नंबर, सर इससे भी पीछे, ये नहीं सर इससे आगे। यस सर, थैंक यू। आइए 2-3 पॉइंट और बचे हैं, तो पहले एक पॉइंट और अपन लिख लेते हैं। लिखे, पॉइंट नंबर 11 आएगा। 12 आएगा ना? 12 लिख लो। reclassification of investment property। reclassification of investment property। आइएगा, रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, रिक्लासिफिकेशन का मतलब है आप पहले जो पर्पस उसका था उस अकॉर्डिंग आपने उसे रिकॉर्ड किया होगा, फिर आपने उसको रिक्लासिफाई करा दिया। कैसे, देखिएगा, पहला रिक्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने इसको अब कन्वर्ट कर दिया ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। दूसरा क्लासिफिकेशन, पहले ये ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने अब इसको आईपी में कन्वर्ट कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने इसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट करवा दिया, यानी इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, अब आपने इसको बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से रखा। क्लासिफिकेशन नंबर 4, इन्वेंट्री थी लेकिन आपने इसको कन्वर्ट किया और अब आपने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में होल्ड कर लिया। ये लीजिए, इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी इनिशियली आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में थी, लेकिन आपने उसके बाद उसे क्लासिफिकेशन को चेंज किया और अब आप ये बोल रहे हो कि अब ये हमारी ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसका अपोजिट हो जाना। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री या इन्वेंट्री से इस आ जाना। तो अब क्या करेंगे, आइए, ट्रांसफर फ्रॉम वन कैटेगरी
transfer from one category to another will be recognized at carrying amount. At carrying amount of asset transferred. सिंपली आपकी बुक्स में जो वैल्यू चल रही है वो जो कैरिंग अमाउंट है उसी पर उसको लिया जाएगा. और वन मोर पॉइंट, इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी becomes inventory, if investment property becomes inventory, then no depreciation will be charged. Subsequently. भाई अगर वो अब आपकी इन्वेंट्री बन गई, ओनर्स ऑक्यूपाइड बनी, तो डेप्रिसिएशन लगेगा. लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री में आप कन्वर्ट कर चुके हो तो इन्वेंट्री पर कन्वर्ट होने के बाद अब वो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर पाएंगे. बस जब उस इन्वेंट्री को आप क्या करोगे, बेचोगे, तो उसका उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा. ये लीजिए, ये आपका रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ. ठीक है, आगे की बातें हम कल करेंगे. सर आपने सैटरडे की क्लास यूट्यूब पे अपलोड की थी क्या?